हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था संसाधन। तो कल हमने बताया कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन की क्या उपयोगिता है। तो कल हमने बताया बेटा संसाधन यानी पृथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ जो मानव के काम आता है यानी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो संसाधन कहलाता है। तो हमने बताया संसाधन दो प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जिसमें जीवन होता है वो क्या कहलाता है, जैविक संसाधन कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, ये जैविक संसाधन है। और अजैविक संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता। फिर बेटा कल हमने आपको बताया कि मनुष्य स्वयं जो है संसाधन है होने के साथ साथ संसाधनों का निर्माता भी है, अर्थात संसाधनों का निर्माण करता है। जैसे मनुष्य मिट्टी से मटके बनाता है, कुम्हार जो होता है, लकड़ी से फर्नीचर का सामान बनाता है, कपास से कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, गन्ने के रस से गुड़िया चीनी बनाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि मनुष्य जो है संसाधनों का निर्माता है, अर्थात संसाधनों का निर्माण करता है। अब है संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। कह रहे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति द्वारा बनाए हुए हैं यानी जो अपने आप बने हैं। प्राकृतिक संसाधन जो अपने आप बने हैं, जैसे बेटा जल है, वायु है जिसे हवा हम कहते हैं, या चट्टानें हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, या वन कह सकते हैं हम, वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या हम कह सकते हैं यानी प्रकृति द्वारा बनाए हुए होते हैं और अधिक संशोधन के बिना और बिना संशोधन के या ज़्यादा संशोधन किए ही उनको उपयोग में हम लेते हैं। जैसे बेटा जल है, सीधा उपयोग में लेते हैं हम ज़मीन से निकालने के बाद, या हवा है, सीधा उपयोग लेते हैं हम उसका। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा यानी मिट्टी और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें जो है प्रकृति द्वारा में निःशुल्क उपहार में दिया गया है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे बेटा जल है, सीधा उपयोग में ले सकते हैं हम। इसी प्रकार अपने जो आपकी जो मिट्टी से हम जो है फसलें वगैरह पैदा करते हैं। हवा है, बिना संशोधन किए उसका उपयोग हम करते हैं श्वास के लिए। तो आगे कह रहा है ये, कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह प्रयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूह में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपभोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया। ये कह रहा है विकास के आधार पर और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में हम बेटा बांट सकते हैं। पहला वास्तविक संसाधन और दूसरा संसाधन संभाव्य संसाधन। ठीक है, तो देखिए पहले हम देखेंगे वास्तविक संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा निश्चित होती है, जिनकी मात्रा पृथ्वी पर प्रकृति में निश्चित होती है। इन संसाधनों का उपयोग इस समय भी किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश, जैसे बेटा जर्मनी है, जर्मनी यूरोप महाद्वीप का देश है, तो वहाँ पर रूर प्रदेश में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वहाँ पर निश्चित मात्रा में कोयला है। या पश्चिमी एशिया में, बस जैसे ईरान, इराक, पश्चिमी एशिया बेटा ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ये जो ऐसे देश हैं इनमें तेल पाया जाता है, तो खनिज तेल। महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी से भरपूर निक्षेप वास्तव में सभी वास्तविक संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा निश्चित होती है। बेटा हम जल को भी क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन में ये निश्चित मात्रा में है, तो जल भी क्या है, वास्तविक संसाधन है। तेल है, ये भी वास्तविक संसाधन है। गैस है, ये भी वास्तविक संसाधन। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ये खनिज क्या हो जाएंगे बेटा, यदि अत्यधिक इनको हम दोहन करते रहेंगे तो आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद संभावित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका संपूर्ण मात्रा में ज्ञात नहीं है, यह हम कह सकते हैं
कि आने वाले समय में इनका उपयोग हम कर सकते हैं। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारी प्रौद्योगिकी, कल मैंने बेटा बताया था प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक का स्तर है, वह संभवतः इन संसाधनों का आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। ये कह रहा है वर्तमान में हमारी जो तकनीक है वैसी नहीं कि इन संसाधनों का प्रयोग कर सकें। अब उदाहरण दे रहा है, जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक अच्छा उदाहरण है। यानी ये कह रहा है अगर जो लद्दाख है भारत का जो राज्य है वहाँ पर प्रचुर मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। अब उस यूरेनियम का बेटा उपयोग करके हम प्रचुर मात्रा में बिजली बना सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तेज़ गति से चलने वाली पवन एक संभावित संसाधन, कह रहा आज से 200 साल पहले जो हवा थी एक संभावित संसाधन थे, लेकिन आज जो है हवा से क्या बनाई जा रही बेटा, बिजली बनाई जा रही है, किंतु ये आज वास्तविक संसाधन है। जैसे नीदरलैंड यूरोप का देश है कि पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से बिजली बनाई जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म भारत में जैसे बात करें तमिलनाडु, नागरकोइल और गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। ये तो हो गया संसाधन दो प्रकार के। अब कह रहा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन भी जो है दो प्रकार के होते हैं। मैंने पहले जैसे बताया पाठ की शुरुआत में, जैव और अजैव। जैव जिसमें जीवन होता है और अजैव जिसमें जीवन नहीं होता। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है अर्थात जिनमें जीवन नहीं होता, जबकि जैव संसाधन जिसमें जीवन होता है, सजीव होते हैं। अजैव में जैसे बेटा मृदा है, चट्टानें हैं, खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे और जंतु क्या है, जैव संसाधन अर्थात इनमें जीवन है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण रूप में भी बांटा गया है। नवीनीकरण जिनका एक बार उपयोग करने के बाद हम उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं, वो कहलाते हैं बेटा नवीनीकरण संसाधन। जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, नवीनीकरण संसाधन। और अनवीनीकरण संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग करके पुनः उपयोग में नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं अनवीनीकरण। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, डीजल के उपयोग हमने कर लिया, उसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते। या पेट्रोल है, एक बार जिसका हमने उपयोग कर लिया उसका पुनः उपयोग हम नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं अनवीनीकरण। ठीक है, अब आगे देखें अनवीनीकरण संसाधन। देखिए वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनका नवीनीकरण या उन्हें पुनः उनकी पूर्ति में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कह रहा है अनवीनीकरण संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद उनको बनने में बेटा हजारों लाखों वर्ष का समय लगता है। इस अवधि में मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार संसाधन अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, अभी मैंने उदाहरण दिया, पेट्रोल है तथा प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक हो सकते हैं। कह रहा है संसाधन का जो वितरण है, कहीं पर संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो कहीं पर संसाधन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वव्यापक संसाधन। जैसे हवा है, जल है बेटा, हम जिसका उपयोग करते हैं तो वो सर्वव्यापक संसाधन है अर्थात जिनका हम सभी जगह उपयोग करते हैं। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अब कह रहा है स्थानिक संसाधन ऐसे संसाधन जो कुछ निश्चित जगहों पर ही मिलते हैं। जैसे तांबा है, पेट्रोल है, कोयला है, हर जगह नहीं मिलते बेटा, ये कहीं कहीं पर ही मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों को विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान। ये कह रहा है अगर हमारी पृथ्वी पर जो संसाधन है उनका जो वितरण है या संसाधनों को जो पाया जाना है वो सभी जगह समान नहीं है। कहीं पर संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं तो कहीं पर संसाधन कम पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण वहाँ उस क्षेत्र की जलवायु, तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि कारकों का संसाधन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो कल हम बेटा बताएंगे नवीनीकरण संसाधन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।